हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रेंडिंग एग्जाम वे टू सक्सेस। माई सेल्फ कोमल। एज यू नो, हम आपके साथ लाए हैं समसामयिक घटना चक्र की सीरीज़, और इस सीरीज़ में हम पॉलिटी को चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के थ्रू कवर करेंगे। आपको पता है कि अभी तक इस सीरीज़ में हमने पॉलिटी के 23 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं, और ये हमारा 24वां चैप्टर चल रहा है, जिसका हमने फर्स्ट पार्ट प्रीवियस वीडियो में कंप्लीट कर लिया था। और आज इस वीडियो में हम 24th चैप्टर, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय के बारे में पढ़ेंगे, इसका हम आज सेकंड पार्ट स्टार्ट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना वीडियो। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज की हमारी वीडियो की, जिसमें हम सर्वोच्च न्यायालय के बारे में पढ़ेंगे, सुप्रीम कोर्ट के बारे में पढ़ेंगे। और इसके हम 30 क्वेश्चंस प्रीवियस वीडियो में कर चुके हैं, इसलिए आज हम स्टार्ट करेंगे 31st क्वेश्चन नंबर से। ओके, क्वेश्चन नंबर 31, निम्नलिखित में से कौन से उच्चतम न्यायालय की आरंभिक अधिकारिता में आते हैं। यहाँ पर आपको 4 स्टेटमेंट दी गई हैं, और इनमें से आपको बताना है कि कौन से ऐसे केस हैं जिनके मामले में आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। आपको जो कोर्ट्स की हायरार्की होती है उसे फॉलो करने की ज़रूरत नहीं होती। अगर ये केस हैं तो आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में इन्हें लेकर जा सकते हैं। फर्स्ट में बताया गया है, भारत सरकार या एक या अधिक राज्यों के बीच कोई विवाद हो। कोई ऐसा विवाद जो भारत सरकार के बीच में और एक राज्य भारत सरकार से एक राज्य का या एक से अधिक राज्यों का विवाद हो। सेकंड में बोला गया है, संसद के किसी भी सदन या राज्य विधानमंडल में हुए चुनाव पर इलेक्शन से रिलेटेड कोई भी विवाद हो जाता है, चाहे वह पार्लियामेंट के किसी भी सदन का हो, राज्यसभा या लोकसभा, या फिर राज्य विधानमंडल के चुनाव पर कोई भी विवाद है, तो आप उसे लेकर डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। थर्ड में बोला गया है, भारत सरकार या किसी राज्य संघ क्षेत्र के का विवाद, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया होती है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और कोई संघ राज्य क्षेत्र यानी कि यूनियन टेरिटरीज के बीच में कोई विवाद है, तो भी आप उसे लेकर डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। फोर्थ में दिया है, दो या अधिक राज्यों के बीच का विवाद, एक राज्य या दो या दो से अधिक राज्यों के बीच कोई विवाद हो, तो आप उसे लेकर भी डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। तो यहाँ पर आपकी ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है, जिसमें फर्स्ट और फोर्थ स्टेटमेंट सही है, बाकी सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट आपकी इनकरेक्ट है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। कोई भी ऐसा मामला जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बीच में हो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और एक या अधिक राज्य के बीच में हो ऐसा विवाद, और कोई भी ऐसा विवाद जो दो या अधिक राज्य के बीच में हो, तो आप उसे लेकर डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, भारत के सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियों के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा इनकरेक्ट है, आपको गलत चूज करके बताना है। ऑप्शन ए, इसके पास यानी कि सर्वोच्च न्यायालय के पास मूल अधिकारों की रक्षा के लिए आदेश जारी करने की अनन्य शक्ति है। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन ए है वो इनकरेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर एक वर्ड दिया गया है अनन्य शक्ति, जो इनकरेक्ट है। सुप्रीम कोर्ट के पास मूल अधिकारों की रक्षा करने के लिए आदेश जारी करने की शक्ति होती है, लेकिन वो अनन्य नहीं होती। अनन्य का मतलब है सिर्फ और सिर्फ सर्वोच्च न्यायालय के पास जो आपका मूल अधिकारों की रक्षा करने की शक्ति है, वह उच्च न्यायालयों के पास भी है आर्टिकल 226 के अंडर में। तो इसलिए आप ये नहीं बोल सकते कि सर्वोच्च न्यायालय के पास आदेश जारी करने की अनन्य शक्ति है। इस एक वर्ड की वजह से आपका ये ऑप्शन इनकरेक्ट है। तो आपका जो ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 32 है, इसका आंसर है आपका ऑप्शन ए। आगे देखते हैं, वह अंतर्शासकीय विवादों में मूल और अनन्य क्षेत्राधिकार रखता है। तो आपका ऑप्शन बी भी बिल्कुल करेक्ट है। यह भारत के राष्ट्रपति के द्वारा कानून के प्रश्न या किसी तथ्य को निर्दिष्ट किए जाने पर सलाहकार अधिकारिकता रखता है। तो ये भी बिल्कुल ठीक है, राष्ट्रपति को सलाह देता है सुप्रीम कोर्ट। और ऑप्शन डी में बोला गया है, इसके पास अपने ही निर्णय या आदेश पर पुनः विचार करने की शक्ति भी है। सुप्रीम कोर्ट कोई भी जजमेंट करता है, और अगर वो जजमेंट किसी भी तरीके से गलत होती है तो उस पर दोबारा विचार करने की पावर होती है सुप्रीम कोर्ट के पास। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया था कि इनमें से कौन सा इनकरेक्ट है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए इनकरेक्ट है। आगे इसके एक्सप्लेनेशन देखते हैं। सर्वोच्च न्यायालय नागरिकों के मौलिक अधिकारों के हनन पर अनुच्छेद 32 के तहत अधीन रिट जारी कर सकता है। हालांकि यह सर्वोच्च न्यायालय की अनन्य शक्ति नहीं है। उच्च न्यायालयों को भी आर्टिकल 226 के तहत मूल अधिकारों की रक्षा के लिए आदेश जारी करने की शक्ति है। इसलिए आपका ऑप्शन ए इनकरेक्ट है, क्योंकि वहाँ पर अनन्य शक्ति का वर्ड दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक कथन सही नहीं है। यहाँ पर भी आपको बताना है कि इन चारों ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन आपका इनकरेक्ट है।
ऑप्शन ए सर्वोच्च न्यायालय का गठन 1950 में हुआ था। यह ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना गठन 1950 में हुई थी। ऑप्शन बी सर्वोच्च न्यायालय देश की उच्चतम अदालत है जिसमें अपील की जाती है। तो ये भी बिल्कुल सही है, जहाँ पर आप अपील कर सकते हैं उसमें सबसे टॉप लेवल पर सर्वोच्च न्यायालय है, इसलिए आप कह सकते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट उच्चतम अदालत है। ऑप्शन सी में बोला है सर्वोच्च न्यायालय कोर्ट मार्शल को छोड़कर अन्य किसी भी उच्च न्यायालय या अदालतों की सुनवाई कर सकता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी इनकरेक्ट है, क्योंकि जो सर्वोच्च न्यायालय है वह कोर्ट मार्शल की भी सुनवाई कर सकता है, लेकिन यहाँ पर क्या लिखा गया है कि कोर्ट मार्शल को छोड़कर, तो इसलिए ये आपका ऑप्शन सी इनकरेक्ट है। ऑप्शन डी सर्वोच्च न्यायालय कोर्ट मार्शल के साथ अन्य किसी भी उच्च न्यायालय और अदालतों की सुनवाई कर सकता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी भी बिल्कुल करेक्ट है। यहाँ पर आपका ऑप्शन सी इनकरेक्ट है, क्योंकि आपसे इनकरेक्ट पूछा था, इसलिए आपका आंसर ऑप्शन सी है। सशस्त्र सेना न्यायाधिकरण अधिनियम 2007 के जो प्रावधान हैं उनके अनुसार कोर्ट मार्शल की अपील भी सर्वोच्च न्यायालय में की जा सकती है। तो जो सर्वोच्च न्यायालय है वह उच्च न्यायालयों और अदालतों में और आपकी कोर्ट मार्शल की इन सब की सुनवाई कर सकता है, इसलिए आपका ऑप्शन सी इनकरेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 34, भारत का सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है। इसका आशय है कि आपको यहाँ पर बताना है कि जो सुप्रीम कोर्ट है उसे अभिलेख न्यायालय क्यों कहा जाता है। इसके पीछे का आपको रीज़न बताना है। ऑप्शन ए, इसे अपने सभी निर्णयों का अभिलेख रखना होता है। ऑप्शन बी, इसके सभी निर्णयों का साक्ष्यात्मक मूल्य होता है और इस पर किसी भी न्यायालय में प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया जा सकता। ऑप्शन सी, इसे अपनी अवमानना करने वालों को दंडित करने की शक्ति होती है। और ऑप्शन डी, इसके निर्णयों के विरुद्ध कोई अपील नहीं की जा सकती। तो यहाँ पर आप ऑप्शन बी और सी देखेंगे तो दोनों के दोनों बिल्कुल करेक्ट है, लेकिन आपको यहाँ पर वो ऑप्शन चूज़ करना होता है जो ज़्यादा सही लगता है, इसलिए आपका आंसर ऑप्शन बी है। यहाँ पर बोला गया है कि जो सर्वोच्च न्यायालय है उसे अपने जितने भी डिसीजंस होते हैं उन्हें रखना होता है साक्षात के रूप में, क्योंकि जो आगे कोर्ट्स होते हैं जैसे अदर हाई कोर्ट्स होते हैं वो उस केस को लेते हैं एज अ रेफरेंस, और इस न्यायालय कि किसी भी न्यायालय में प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया जा सकता। तो ये भी बिल्कुल ठीक है, किसी और कोर्ट में इसके जो डिसीजंस होते हैं उन पर कोई क्वेश्चन नहीं किया जा सकता है, इसलिए यहाँ पर आपका ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। इसके एक्सप्लेनेशन देखते हैं। आर्टिकल 129 उच्चतम न्यायालय को अभिलेख न्यायालय घोषित करता है। तो जिस आर्टिकल में आपको उच्चतम न्यायालय की घोषणा दी गई है वो है आपका आर्टिकल 129 129। अभिलेख न्यायालय का तात्पर्य ऐसा ये होता है, ऐसे न्यायालय के निर्णय और कार्यवाही लिखित होती है। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो भी जजमेंट दी जाती है उसके जो निर्णय होते हैं, जजमेंट होती है, उनका निर्णय और जो कार्यवाही होती है वो रिकॉर्ड की जाती है। उन्हें पूर्व निर्णय के रूप में प्रस्तुत करने के लिए सुरक्षित रखा जाता है। यानी कि आगे कोई भी ऐसा केस है जिसमें सेम केस आ जाते हैं तो उसमें सुप्रीम कोर्ट के जो केसेस होते हैं उनका रेफरेंस दिया जाता है। ऐसे न्यायालय को अपनी अवमानना के लिए दंडित करने की शक्ति भी होती है। कोई भी व्यक्ति या कोई भी होता है जो सुप्रीम कोर्ट की अवमानना करता है तो उन्हें पनिशमेंट मिलती है, सुप्रीम कोर्ट ये पनिशमेंट दे सकते हैं। अतः सर्वोच्च न्यायालय के अभिलेख न्यायालय होने का तात्पर्य है कि इसके सभी निर्णयों का साक्ष्यात्मक मूल्य होता है और इस पर किसी भी न्यायालय में प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया जा सकता। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी भी करेक्ट है और सी भी आपका करेक्ट हो सकता है, लेकिन यहाँ पर बोला गया है कि जो उत्तर प्रदेश के लोक सेवा आयोग है उसने ऑप्शन बी को ज़्यादा करेक्ट माना है, इसलिए आपका आंसर ऑप्शन बी है। क्वेश्चन नंबर 35, यहाँ पर आपको बताना है कि भारत के नीचे दिए गए न्यायालयों में से किन्हें या किसे अभिलेख न्यायालय माना गया है। आपको बताना है कि जो नीचे ये कोर्स दिए गए हैं इनमें से कौन से ऐसे न्यायालय हैं जिन्हें आप अभिलेख न्यायालय कह सकते हैं। ऑप्शन ए, केवल उच्च न्यायालय को। ऑप्शन बी, केवल उच्चतम न्यायालय को। ऑप्शन सी, उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय दोनों को। और ऑप्शन डी, जनपद न्यायालय को। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट दोनों को आप अभिलेख न्यायालय कह सकते हैं, क्योंकि दोनों में ही जो जजमेंट होती हैं उन दोनों का उनका रिकॉर्ड रखा जाता है, इसलिए आप दोनों कोर्ट्स को उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय अभिलेख न्यायालय बोल सकते हैं। आगे इसके एक्सप्लेनेशन देखते हैं। भारतीय संविधान के आर्टिकल 129 के तहत उच्चतम न्यायालय को और आर्टिकल 215 के तहत उच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय कोर्ट्स ऑफ रिकॉर्ड का दर्जा प्रदान किया गया है। तो इसलिए आप हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों को कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड बोल सकते हैं, अभिलेख न्यायालय कह सकते हैं।
क्वेश्चन नंबर 36, उच्चतम न्यायालय मामलों की सुनवाई दिल्ली में करता है परंतु किसी अन्य स्थान पर भी सुनवाई कर सकता है। यहाँ पर आपको बताना है कि जो सुप्रीम कोर्ट है वो नॉर्मली अपने जो जजमेंट होते हैं उनकी हियरिंग दिल्ली में करते हैं, लेकिन यहाँ पर बोला गया है कि ऐसी कौन सी कंडीशन है जैसे जिस कंडीशन पर जो सुप्रीम कोर्ट है वह अपनी सुनवाई किसी और जगह पर भी कर सकते हैं। ऑप्शन ए, राष्ट्रपति के अनुमोदन से। ऑप्शन बी, यदि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश मेजॉरिटी से यह तय करें कि उन्हें किसी और स्टेट में अपनी सुनवाई करनी है। ऑप्शन सी, संसद के अनुमोदन से। और ऑप्शन डी, राज्य विधानसभा के अनुरोध पर। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। राष्ट्रपति अगर अनुमोदन करे तो सुप्रीम कोर्ट किसी दिल्ली को छोड़कर किसी अन्य स्थान पर भी सुनवाई कर सकती है, हियरिंग कर सकती है। तो इसलिए यहाँ पर आपका ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। जो सुप्रीम कोर्ट है वह किसी अन्य स्थान पर भी सुनवाई कर सकती है अगर राष्ट्रपति अनुमोदन करे तो। आगे इसके एक्सप्लेनेशन देखेंगे। संविधान के आर्टिकल 130 के अनुसार उच्चतम न्यायालय दिल्ली अथवा ऐसे अन्य स्थान या स्थानों में अधिविष्ट होगा जिन्हें भारत का मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति के अनुमोदन से समय समय पर नियुक्त करे। इसलिए आपका ऑप्शन ए करेक्ट है। यहाँ पर बोला गया है कि आर्टिकल 130 में बोला गया है कि जो उच्चतम न्यायालय है, सुप्रीम कोर्ट है, वह अपनी सुनवाई दिल्ली में करेगा, लेकिन ऐसे किसी और स्थान पर भी कर सकता है जिसका अनुमोदन राष्ट्रपति के द्वारा किया जाए। क्वेश्चन नंबर 37, निम्नलिखित में से किस वाद में यानी कि किस केस में उच्चतम न्यायालय ने संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत प्रतिपादित किया था। यहाँ पर आपको बताना है कि कौन सा ऐसा केस था जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये जजमेंट दी थी कि आप संविधान के किसी भी भाग में अमेंडमेंट कर सकते हैं, लेकिन जो एक बेसिक स्ट्रक्चर है उसमें आप कोई चेंजेस नहीं कर सकते। तो जो बेसिक स्ट्रक्चर है इसका सिद्धांत सुप्रीम कोर्ट ने किस केस के अंदर में दिया था, ये आपको बताना है। ऑप्शन ए, गोलकनाथ केस। ऑप्शन ए के गोपालन केस। ऑप्शन सी, केशवानंद भारती केस। और ऑप्शन डी, मेनका गांधी केस। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। केशवानंद भारती केस जो 1973 में हुआ था, उसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट दी थी कि आप जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसके अंदर कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते हैं। आगे इसके एक्सप्लेनेशन देखते हैं। केशवानंद भारती वर्सेस केरल राज्य मामले में 1973 में उच्चतम न्यायालय ने 13 सदस्यीय संविधान पीठ यानी कि जो जजेस की जो बेंच थी वो 13 जजेस थे, उसके अंदर संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत प्रतिपादित किया था। और इस निर्णय में यद्यपि संविधान संशोधन की संसद की शक्ति को स्वीकार किया गया था। यहाँ पर ये बोला गया है कि जो ये केस हुआ था केशवानंद भारती वर्सेस केरल राज्य 1973 में, इसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने ये निर्णय दिया था कि संविधान को संशोधन करने की जो पावर है वह पार्लियामेंट के पास है, परंतु ये भी कहा था कि आर्टिकल 368 संसद को संविधान की मूल संरचना या साँचे ढांचे में परिवर्तन करने की शक्ति प्रदान नहीं करती है। इसमें ये बोला गया है कि पार्लियामेंट आर्टिकल 368 का यूज़ करके कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट कर सकते हैं, लेकिन इस आर्टिकल का यूज़ करके या फिर किसी भी तरह से जो कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर है उसके अंदर कोई चेंजेस नहीं कर सकते। कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर को चेंज करने की पावर पार्लियामेंट के पास नहीं है। क्वेश्चन नंबर 38, निम्नलिखित में से किस वाद में यानी कि किस केस में भारतीय संविधान के मूलभूत ढांचे की अवधारणा प्रतिपादित की गई थी। आपको बताना है कि कौन सा ऐसा केस था जिसमें संविधान ने कॉन्स्टिट्यूशन के मूल ढांचे बेसिक स्ट्रक्चर की जो अवधारणा होती है, सिद्धांत होती है, वह प्रतिपादित किया था। ऑप्शन ए, इंदिरा साहनी केस। ऑप्शन बी, शंकरी प्रसाद का केस। ऑप्शन बी, रुदल शाह का केस। और ऑप्शन डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर आपके तीनों के तीनों ऑप्शन इनकरेक्ट है। आपका ऑप्शन डी सही है, इनमें से कोई नहीं, ना तो इंदिरा साहनी केस में, ना शंकरी प्रसाद केस में और ना ही रुदल शाह केस में। भारतीय संविधान के मूलभूत ढांचे की जो अवधारणा प्रतिपादित की गई थी वह केशवानंद भारती केस में की गई थी 1973 में। 1973 में केशवानंद भारती वर्सेस केरल राज्य का एक केस हुआ था जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये जजमेंट दी थी कि पार्लियामेंट की पावर है कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंडमेंट करने की आर्टिकल 360 का यूज़ करके, लेकिन जो पार्लियामेंट है वह संविधान के मूलभूत ढांचे में यानी कि बेसिक स्ट्रक्चर में कोई भी चेंजेस नहीं कर सकती है। क्वेश्चन नंबर 39, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा संविधान का अनुउल्लंघनीय मौलिक ढांचा घोषित किए गए हैं। यहाँ पर आपको ये बताना है कि कौन से ऐसे आर्टिकल हैं जिनके बारे में ये बोला गया है कि ये अनुउल्लंघनीय मौलिक ढांचे की घोषणा करते हैं और ये बताया गया है सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा। तो आपको बताना है कि कौन कौन से ऐसे आर्टिकल हैं।
फर्स्ट में बोला है आर्टिकल 32, सेकंड आर्टिकल 226, थर्ड आर्टिकल 227 और फोर्थ आर्टिकल 245। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि फर्स्ट, सेकंड और थर्ड यानी कि आर्टिकल 32, आर्टिकल 226 और आर्टिकल 227, ये 3 ऐसे आर्टिकल हैं जो आपको बताते हैं कि ये संविधान का ये पार्ट है जो अनुउल्लंघनीय मौलिक ढांचे के अंडर में आता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए करेक्ट है, जिसमें फर्स्ट, सेकंड और थर्ड दिए गए हैं। यहाँ पर आपका ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। आगे इसके एक्सप्लेनेशन देखते हैं। आर्टिकल 32 और आर्टिकल 226 यानी कि ये सुप्रीम कोर्ट के लिए और ये हाई कोर्ट के लिए सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय की रिट अधिकारिता को प्रदर्शित करते हैं। यानी कि सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 और हाई कोर्ट आर्टिकल 226 का यूज़ करके रिट जारी कर सकते हैं। और आर्टिकल 227 में बताया गया है उच्चतम न्यायालय के अधीनस्थ न्यायालय पर अधीक्षण की शक्ति प्रदर्शित की गई है। इन तीनों ही अनुच्छेदों को सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा अपने विभिन्न निर्णयों में अनुउल्लंघनीय मौलिक ढांचा घोषित किया गया है। यानी क्वेश्चन नंबर 40, भारत में संविधान की मूल संरचना बुनियादी ढांचा के सिद्धांत का स्रोत क्या है? आपको बताना है कि जो संविधान का मूल ढांचे का स्रोत है वो क्या है। ऑप्शन ए संविधान, ऑप्शन बी न्यायिक व्याख्या, ऑप्शन सी न्यायविदों के मत और ऑप्शन डी संसदीय कानून। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है, न्यायिक व्याख्या बुनियादी ढांचे का सोर्स है। केशवानंद भारती वर्सेस भारत संघवाद में न्यायमूर्ति सीकरी ने संविधान की मूल संरचना बुनियादी ढांचे के सिद्धांत की व्याख्या की थी, जिसका अनुमोदन मिनर्वा मिल्स के बाद में भी किया गया है। अतः स्पष्ट है कि उपयुक्त सिद्धांत में न्यायिक व्याख्या है। यहाँ पर आपको बोला गया है कि एक केस था केशवानंद भारती वर्सेस भारत संघ इंडियन गवर्नमेंट, ये केस था। इसके अंदर जो न्याय जज थे वह सीकरी थे। न्यायमूर्ति सीकरी ने एक जजमेंट दी थी और उस जजमेंट में उन्होंने मूल संरचना की व्याख्या की थी और इस केस का रेफरेंस भी दिया गया था मिनर्वा मिल्स केस में। तो इसलिए यहाँ पर आपको बोला गया है कि जो बुनियादी ढांचा है इसका जो सोर्स है वह न्यायिक व्याख्या है। क्वेश्चन नंबर 41, उच्चतम न्यायालय के द्वारा आज तक की दूसरी सबसे बड़ी खंडपीठ किस केस में बनी है? यहाँ पर आपको ये बताना है कि जो सुप्रीम कोर्ट की जज बेंच होती है, जो जजेस की बेंच होती है, वह सेकंड हाईएस्ट किस केस में थी? जो फर्स्ट हाईएस्ट थी वो आपके केशवानंद भारती केस में थी, जिसमें 13 जजेस की बेंच थी। तो यहाँ पर आपको सेकंड हाईएस्ट बताना है। ऑप्शन ए गोलकनाथ केस, ऑप्शन बी मिनर्वा मिल्स केस, ऑप्शन सी बैंक नेशनलाइजेशन केस और ऑप्शन डी TM पाई फाउंडेशन केस। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। गोलकनाथ केस में जो जजेस की बेंच थी उसके अंदर 11 जजेस थे और जो केशवानंद भारती केस था उसके अंदर 13 जजेस की बेंच थी। तो आपकी सेकंड हाईएस्ट गोलकनाथ केस के अंदर थी। केशवानंद भारती केस 1973 में उच्चतम न्यायालय के द्वारा अब तक की सबसे बड़ी खंडपीठ 13 न्यायाधीश का गठन किया गया था और उच्चतम न्यायालय की जो दूसरी सबसे बड़ी सेकंड हाईएस्ट खंडपीठ है वह 11 न्यायाधीशों का गठन गोलकनाथ वर्सेस पंजाब राज्य जो 1967 में केस हुआ था उसके अंदर सबसे सेकंड नंबर पर जो हाईएस्ट है वह बेंच बैठी थी गोलकनाथ केस में। क्वेश्चन नंबर 42, निम्नलिखित में से किस केस में उच्चतम न्यायालय ने यह धारणा दी थी कि मूल अधिकार व्यक्ति को जैसा उसे सबसे अच्छा लगे उस तरह अपनी जिंदगी की रूपरेखा तैयार करने के लिए सक्षम बनाते हैं? यहाँ पर आपको पूछा गया है कि ऐसा कौन सा केस है जिसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने ये धारणा दी थी कि जो फंडामेंटल राइट्स हैं वह इसलिए हैं कि जो भी व्यक्ति हैं वह अपने जीवन को जैसे वह चाहें उस तरह से बना सकते हैं। ऑप्शन ए इंदिरा गांधी वर्सेस राजनारायण केस, ऑप्शन बी गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब केस, ऑप्शन सी बैंकों के राष्ट्रीयकरण का मामला और ऑप्शन डी अजहर बनाम म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब जो केस है इसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने ये धारणा दी थी कि मूल अधिकार व्यक्ति को जैसा सबसे अच्छा लगे उसी तरह से अपनी ज़िंदगी की रूपरेखा तैयार करने के लिए सक्षम बनाते हैं। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है, गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब केस। आगे इसके एक्सप्लेनेशन देखते हैं। गोलकनाथ वर्सेस स्टेट
स्टेट ऑफ पंजाब केस 1967 में उच्चतम न्यायालय ने उपयुक्त धारणा व्यक्त की थी। इस वाद में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय में कहा गया था, सर्वोच्च न्यायालय ने जो एग्जैक्ट स्टेटमेंट दी थी वो ये थी, फंडामेंटल राइट्स आर दी प्राइमोरियल राइट नेसेसरी फॉर द डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन पर्सनैलिटी। दे आर द राइट which enable a man to chalk out his own life in the manner he likes best। तो ये वो एग्जैक्ट स्टेटमेंट है जो सुप्रीम कोर्ट ने गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब केस में दी थी। क्वेश्चन नंबर 43, वाद और उस वाद में उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था के त्रुटिपूर्ण युग्म को पहचानिए। यहाँ पर आपको एक साइड कुछ केसेस के नाम दिए गए हैं और दूसरी साइड आपको उन केसेस में जो जजमेंट दी गई है वो बताई गई है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि कौन सा ऐसा केस है जिसकी जजमेंट इनकरेक्ट है। ऑप्शन ए, इंदिरा साहनी केस। इसमें दिया गया है अन्य पिछड़े वर्ग के लिए चिकनी परत यानी कि क्रीमी लेयर का सिद्धांत। जो आपका इंदिरा साहनी केस है उसके अंदर ओबीसी के लिए क्रीमी लेयर का सिद्धांत आया था। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। ऑप्शन बी में दिया गया है विशाखावाद, अपने कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न से कामकाजी महिलाओं का संरक्षण। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी भी बिल्कुल करेक्ट है। विशाखा केस में जो कामकाज करने वाली महिलाएं थी उनका कार्य के स्थल पर जो यौन उत्पीड़न होता है उससे उनके संरक्षण की बात कही गई थी। ऑप्शन सी, मेनका गांधी केस, आर्टिकल 14, 19 और 21 परस्पर अपवर्ज्य नहीं है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी भी बिल्कुल करेक्ट है। और ऑप्शन डी में बोला है बेला बनर्जी वाद, विदेश यात्रा का अधिकार दैहिक स्वतंत्रता का भाग है। तो यहाँ पर आपका जो ऑप्शन डी है वो इनकरेक्ट है। बेला बनर्जी में ये जजमेंट नहीं दी गई थी। तो चलिए इसके एक्सप्लेनेशन देखते हैं। यहाँ पर बोला गया है कि आपका ऑप्शन डी है वो जो इनकरेक्ट है। बेला बनर्जी वर्सेस पंजाब भूमि विकास नियोजन एवं अधिनियम 1948 से संबंधित है और जो आपका विदेश यात्रा का अधिकार दैहिक स्वतंत्रता के भाग के रूप में उच्चतम न्यायालय के द्वारा मेनका गांधी के केस में ही दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 44, निम्नलिखित कथनों पर विचार कर बताइए इनमें से कौन सा सही है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं और इनमें से आपको बताना है कि सर्वोच्च न्यायालय के बारे में कौन सा पॉइंट आपका करेक्ट है। ऑप्शन ए, सर्वोच्च न्यायालय केवल मूल क्षेत्राधिकार रखता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए इनकरेक्ट है क्योंकि यहाँ पर केवल वर्ड यूज़ किया गया है। ऑप्शन बी, यह केवल मूल और अपीलीय क्षेत्राधिकार रखता है। तो आपका ऑप्शन बी भी इनकरेक्ट है केवल वर्ड से। ऑप्शन सी, यह केवल परामर्श संबंधी तथा अपीलीय क्षेत्राधिकार रखता है। तो आपका ऑप्शन सी भी इनकरेक्ट है। ऑप्शन डी, यह मूल, अपीलीय और परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार रखता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी करेक्ट है। यहाँ पर आपके ऑप्शन ए, बी और सी हैं जो वो सिर्फ और सिर्फ केवल वर्ड से इनकरेक्ट हुए हैं क्योंकि यहाँ पर जो सुप्रीम कोर्ट है वह मूल, अपीलीय और परामर्श इन सब से रिलेटेड क्षेत्राधिकार रखता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है। इसके एक्सप्लेनेशन में देखते हैं क्या दिया गया है। भारतीय संविधान के आर्टिकल 131 के तहत सर्वोच्च न्यायालय के मूल क्षेत्राधिकार ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन, आर्टिकल 132 से 36 के तहत अपीलीय क्षेत्राधिकार और आर्टिकल 143 के तहत परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार का विवरण दिया गया है। तो जो सुप्रीम कोर्ट है वह उसके मूल अधिकार भी हैं, उसके अपीलीय क्षेत्राधिकार भी हैं और परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार भी हैं। तीनों के तीनों राइट सुप्रीम कोर्ट को हैं। क्वेश्चन नंबर 45, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक विवाद में सर्वोच्च न्यायालय के अपीलीय क्षेत्राधिकार से संबंधित है। आपको बताना है कि भारतीय संविधान का कौन सा ऐसा आर्टिकल है जो संवैधानिक विवाद में सर्वोच्च न्यायालय की जो अपील का क्षेत्राधिकार होता है उससे रिलेटेड होता है। ऑप्शन ए, आर्टिकल 131, ऑप्शन बी, आर्टिकल 132, ऑप्शन सी में दिया गया है आर्टिकल 134A को मिलाकर आर्टिकल 32, इन दोनों को पढ़ना। आर्टिकल 134A और आर्टिकल 132 इन दोनों को मिलाकर पढ़ेंगे तो आपको अपीलीय क्षेत्राधिकार के बारे में पता चलेगा। और ऑप्शन डी, आर्टिकल 134A को मिलाकर आर्टिकल 133 को पढ़े। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। अगर आप आर्टिकल 134A और आर्टिकल 132 दोनों को मिलाकर पढ़ते हैं तो आपको अपीलीय क्षेत्राधिकार के बारे में पता चलेगा सुप्रीम कोर्ट की। आगे इसके एक्सप्लेनेशन देखते हैं। आर्टिकल 132 के अनुसार किसी उच्च न्यायालय की, हाई कोर्ट की सिविल, दांडिक और या फिर अन्य कार्यवाही में दिए गए किसी निर्णय, डी की या अंतिम आदेश की अपील
उच्चतम न्यायालय में होगी। यदि वह उच्च न्यायालय आर्टिकल 134A के तहत यह प्रमाणित कर देते हैं कि उस मामले में संविधान के निर्वचन के बारे में विधि का कोई सारवान प्रश्न या अंतर्वलित है, जबकि आर्टिकल 133 केवल सिविल विषयों की अपील से संबंधित है, तो आर्टिकल 134A उच्चतम न्यायालय में अपील के लिए उच्च न्यायालय के प्रमाण पत्र का उल्लेख करता है। इस प्रकार संवैधानिक विवाद में आर्टिकल 134A को आर्टिकल 132 के साथ मिलाकर पढ़ने में सर्वोच्च न्यायालय के अपीलीय क्षेत्राधिकार का सृजन होता है। तो यहाँ पर आपको बोला गया है कि जो आर्टिकल 134A है उसके अंदर हाई कोर्ट को ये राइट दिया गया है कि उनकी कोई भी केस ऐसा है जिसमें सुप्रीम कोर्ट के निर्वचन की ज़रूरत है, तो वह सुप्रीम कोर्ट को रेफरेंस किया जाता है, रेफ़र किया जाता है। और आर्टिकल 134A और आर्टिकल 132 को मिलाकर पढ़ने से आपको सर्वोच्च न्यायालय की अपीलीय क्षेत्राधिकार के बारे में पता चलता है। क्वेश्चन नंबर 46, संविधान की व्याख्या से संबंधित सभी विवाद सर्वोच्च न्यायालय के पास लाए जा सकते हैं किसके अंतर्गत? ऑप्शन ए प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत, ऑप्शन बी अपीलीय क्षेत्राधिकार के अंतर्गत, ऑप्शन सी परामर्शदात्री क्षेत्राधिकार के अंतर्गत और ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। अपीलीय क्षेत्राधिकार के अंतर्गत जितने भी ऐसे मामले हैं जिनमें सर्वोच्च न्यायालय के जिनमें संविधान की व्याख्या करनी है वो सभी केसेस सुप्रीम कोर्ट के पास लाए जा सकते हैं। और केस के एक्सप्लेनेशन देखेंगे। उच्चतम न्यायालय भारत के राज्य क्षेत्र में सभी न्यायालयों से अपील का सर्वोच्च न्यायालय है, यानी कि जो अपील के लिए सबसे हाई लेवल का कोर्ट है वो आपका सुप्रीम न्यायालय है। उच्चतम न्यायालय की अपीलीय अधिकारिता को निम्न शीर्षों में विभाजित किया गया है। जो सुप्रीम कोर्ट की अपील की क्षेत्राधिकार है, अधिकारिता है, वह कुछ पार्ट्स में डिवाइड की गई है, जिसमें आपको दिखाया है। फर्स्ट, संविधान के निर्वचन के मामले में आर्टिकल 132, सिविल मामले जिसमें संवैधानिक प्रश्न चाहे हो या फिर नहीं हो आर्टिकल 133, आपराधिक दांडिक मामले जिसमें संविधान प्रश्न चाहे हो या नहीं आर्टिकल 134, विशेष इजाजत से अपील आर्टिकल 136। और आगे देखिए क्या दिया गया है। अतः संविधान की व्याख्या से संबंधित सभी विवाद सर्वोच्च न्यायालय के पास इसके अपीलीय क्षेत्राधिकार के अंतर्गत लाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 47, भारत में सुधारात्मक याचिका उच्चतम न्यायालय में किस आर्टिकल के तहत दाखिल की जाती है? ऑप्शन ए आर्टिकल 138, ऑप्शन बी आर्टिकल 140, ऑप्शन सी आर्टिकल 142 और ऑप्शन डी आर्टिकल 146। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। आर्टिकल 142 का यूज़ करके भारत के अंदर सुधारात्मक याचिका सुप्रीम कोर्ट में लाई जा सकती है, दाखिल की जाती है। आगे इसकी एक्सप्लेनेशन देखेंगे। रूपा अशोक हुर्रा वर्सेस अशोक हुर्रा एवं अन्य 2002 क्लोज 4 SCC 338 के बाद में केस में उच्चतम न्यायालय के द्वारा दिए गए निर्णय के अनुसार संविधान के आर्टिकल 137 और आर्टिकल 142 के तहत किसी वाद या विषय में पूर्ण न्याय करने के संदर्भ में उच्चतम न्यायालय में सुधारात्मक याचिका दाखिल की जाती है। यह याचिका सर्वोच्च न्यायालय के किसी अंतिम निर्णय के बाद में उसकी समीक्षा याचिका रिव्यू पिटीशन के खारिज किए जाने के बाद दाखिल की जा सकती है। संविधान के आर्टिकल 137 के तहत उच्चतम न्यायालय को संसद के द्वारा बनाई गई किसी विधि या अनुच्छेद आर्टिकल 145 के अधीन बनाए गए नियमों के तहत रखते हुए अपने द्वारा सुनाए गए निर्णय या दिए गए आदेश का पुनः विलोकन रिव्यू करने और उसे परिवर्तित करने की शक्ति प्राप्त है। तो इस एक्सप्लेनेशन में आपको ये बताया गया है कि कोई भी ऐसा केस है जिसके अंदर कोई भी त्रुटिपूर्ण जजमेंट दी जाती है, उस जजमेंट का सुधार करने के लिए एक सुधारात्मक याचिका डाली जाती है आर्टिकल 142 का यूज़ करके। क्वेश्चन नंबर 48, संविधान का कौन सा अनुच्छेद उच्चतम न्यायालय को उसके द्वारा दिए गए निर्णय अथवा आदेश के पुनः विलोकन हेतु अधिकृत करता है? आपको बताना है कि कौन सा ऐसा आर्टिकल है जिसमें पुनः विलोकन यानी कि रिव्यू का प्रावधान दिया गया है। ऑप्शन ए आर्टिकल 137, ऑप्शन बी आर्टिकल 130, ऑप्शन सी आर्टिकल 139 और ऑप्शन डी आर्टिकल 138। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है, आर्टिकल 137।
क्वेश्चन नंबर 49, उच्चतम न्यायालय के द्वारा सुनाए गए निर्णय या दिए गए आदेश के पुनः विलोकन के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है। जो सुप्रीम कोर्ट होता है, जो वह जजमेंट देते हैं, उस जजमेंट के पुनः विलोकन के बारे में इनमें से कौन सा पॉइंट आपका करेक्ट है। ऑप्शन ए, भारत के राष्ट्रपति को ऐसे निर्णय या आदेश के पुनः विलोकन का अधिकार है, तो आपका ऑप्शन ए इनकरेक्ट है। ऑप्शन बी, उच्चतम न्यायालय को अपने द्वारा सुनाए गए निर्णय या दिए गए आदेश का पुनः विलोकन करने की शक्ति प्राप्त है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। सुप्रीम कोर्ट को ये राइट है कि वह अपनी जजमेंट को चेंज कर सकते हैं या पुनः विलोकन रिव्यू कर सकते हैं अपनी जजमेंट का आर्टिकल 137 का यूज़ करके, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। ऑप्शन सी, मंत्रिमंडल को भारत के राष्ट्रपति की अनुमति से उच्चतम न्यायालय के निर्णय या आदेश के पुनः विलोकन का अधिकार प्राप्त है, ऑप्शन सी भी इनकरेक्ट है। डी में दिया गया है, उच्चतम न्यायालय को अपने निर्णय या आदेश के पुनः विलोकन का अधिकार नहीं है, तो आपको पता है कि ये अधिकार है, तो इसलिए आपका ऑप्शन डी भी इनकरेक्ट है। यहाँ पर आपका ऑप्शन सिर्फ बी। क्वेश्चन नंबर 50, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के संबंध में निम्न में से क्या सही है। सुप्रीम कोर्ट जो जजमेंट देती है, निर्णय देती है, उनके संबंध में इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट है। ऑप्शन ए, सर्वोच्च न्यायालय को अपने निर्णय को परिवर्तित करने का अधिकार है, तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन ए है वो बिल्कुल करेक्ट है। कोई भी ऐसे जजमेंट है जो सेटिस्फाई नहीं है, तो सर्वोच्च न्यायालय उस अपनी जजमेंट को रिव्यू कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। ऑप्शन बी, सर्वोच्च न्यायालय को अपने निर्णय को परिवर्तित करने का अधिकार नहीं है, तो यहाँ पर ये इनकरेक्ट है। सी, केवल भारत के मुख्य न्यायाधीश को निर्णय परिवर्तित करने का अधिकार है, ये भी आपका इनकरेक्ट है। डी, केवल विधि मंत्रालय को निर्णय परिवर्तन करने का अधिकार है, तो आपका ऑप्शन डी भी इनकरेक्ट है। यहाँ पर सिर्फ आपका ऑप्शन ए करेक्ट है, जिसमें बताया गया है कि सुप्रीम कोर्ट को अपने डिसीजन को चेंज करने का राइट दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 51, भारत के संविधान के संदर्भ में सामान्य विधियों में अंतर्विष्ट प्रतिषेध और निर्बंधन अथवा उपबंध आर्टिकल 142 के अधीन संवैधानिक शक्तियों पर प्रतिषेध या निर्बंधन की तरह कार्य नहीं कर सकते। निम्नलिखित में से कौन सा एक इसका अर्थ हो सकता है। जो आपको ये ऊपर स्टेटमेंट दी गई है, इसका अर्थ आपको इन ऑप्शंस में दिया गया है, तो आपको बताना है कि कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसमें ऊपर दी गई स्टेटमेंट का सही अर्थ निकलता है। ऑप्शन ए, भारत के निर्वाचन आयोग के द्वारा अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते समय लिए गए निर्णयों को किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती, तो ये आपका ऑप्शन इनकरेक्ट है। ऑप्शन बी, भारत का उच्चतम न्यायालय अपनी शक्तियों के प्रयोग में संसद के द्वारा निर्मित विधियों से बाध्य नहीं है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। जो आपको ये स्टेटमेंट दी गई है कि सामान्य विधियों में अंतर्विष्ट प्रतिषेध और निर्बंधन अथवा उपबंध आर्टिकल 142 के अधीन संवैधानिक शक्तियों पर प्रतिषेध और निर्बंधन की तरह कार्य नहीं कर सकते हैं। इसका मतलब ये होता है कि जो सुप्रीम कोर्ट है, आपका उच्चतम न्यायालय है, वह अपनी शक्तियों के यूज़ के लिए, अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करने के लिए संसद जो भी विधि बनाती है, कानून बनाती है, उनके द्वारा बाधित नहीं है। यानी कि पार्लियामेंट कोई भी ऐसा कानून नहीं बना सकती जो उच्चतम न्यायालय को कंट्रोल में करे, उनकी शक्तियों पर प्रतिबंध लगाए, तो इसलिए यहाँ पर आपका ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। ऑप्शन सी, देश में गंभीर वित्तीय संकट की स्थिति में भारत का राष्ट्रपति मंत्रिमंडल के परामर्श के बिना वित्तीय आपातकाल घोषित कर सकता है। ऑप्शन डी, कुछ मामलों में राज्य विधानमंडल संघ विधानमंडल की सहमति के बिना विधि निर्मित नहीं कर सकते, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी भी इनकरेक्ट है और ऑप्शन डी भी इनकरेक्ट है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। संविधान के आर्टिकल 142 में प्रावधानित है कि उच्चतम न्यायालय अपनी आधिकारिकता का प्रयोग करते हुए ऐसी डिक्री पारित कर सकता है या ऐसा आदेश जारी कर सकते हैं जो उसके समक्ष लंबित किसी वाद या विषय में पूर्ण न्याय करने के लिए आवश्यक हो, और इसका पारित डिक्री या किया गया आदेश भारत के राज्य क्षेत्र में सर्वत्र ऐसी रीति से हो जो संसद के द्वारा बनाई गई किसी विधि द्वारा या उसके अधीन विहित की जाए, और जब तक इस निमित्त इस प्रकार उपबंध नहीं किया गया है, तब तक ऐसी रीति से जो राष्ट्रपति आदेश द्वारा विहित करे प्रवर्तनीय होगा। आगे
आगे इसमें दिया गया है, इसी अनुच्छेद का अवलंबन लेते हुए उच्चतम न्यायालय ने भोपाल गैस त्रासदी के से संबंधित यूनियन कार्बाइड मामले में पीड़ितों के लिए $470 मिलियन का मुआवजा निर्धारित करने के साथ ये स्पष्ट किया है कि सामान्य विधियों में अंतर्विशिष्ट प्रतिषेध और निर्बंधन या उपबंध आर्टिकल 142 के अधीन संवैधानिक शक्तियों पर प्रतिषेध या निर्बंधन की तरह कार्य नहीं कर सकते हैं। इसी संदर्भ में ये अर्थ निकाला जा सकता है कि जो भारत का उच्चतम न्यायालय है वह अपनी शक्तियों के प्रयोग में संसद या राज्य विधायकों के द्वारा बनाई गई निर्मित विधियों से बाध्य नहीं होता है। तो पार्लियामेंट हो चाहे राज्य की विधायिकाएं हों, कोई भी ऐसा कानून नहीं बना सकती जो सुप्रीम कोर्ट की पावर को कंट्रोल करते हों। क्वेश्चन नंबर 52, भारत में न्यायिक पुनः निरीक्षण का अर्थ है। आपको बताना है कि भारत के अंदर न्यायिक पुनः निरीक्षण का अर्थ क्या होता है। ऑप्शन ए, विधि और कार्यपालिका आदेश की संवैधानिकता के विषय में प्रख्यापन करने का न्यायपालिका का अधिकार। ऑप्शन बी, विधानमंडलों के द्वारा निर्मित विधियों के प्रज्ञान को प्रश्नगत करने का न्यायपालिका का अधिकार। ऑप्शन सी, न्यायपालिका का सभी विधायी अधिनियमों के राष्ट्रपति के द्वारा उन पर सहमति प्रदान किए जाने से पहले पुनः निरीक्षण का अधिकार। और ऑप्शन डी, न्यायपालिका का समान या भिन्न वादों में पूर्व में दिए गए स्वयं के निर्णयों के पुनः निरीक्षण का अधिकार। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। जो भारत के अंदर न्यायिक पुनः निरीक्षण है उसका मतलब ये है कि विधि और कार्यपालिका आदेश की जो संवैधानिकता के विषय में प्रख्यापन होता है उस प्रख्यापन करने का न्यायपालिका का अधिकार होता है। यानी कि जो भी कार्यपालिका के आदेश हैं उनकी व्याख्या करने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट का होता है, न्यायपालिका का होता है। इसके एक्सप्लेनेशन देखते हैं। भारत में सर्वोच्च न्यायालय को न्यायिक पुनः निरीक्षण की शक्ति प्राप्त है। इसके तहत वह केंद्र और राज्य दोनों स्तरों पर विधायी और कार्यपालिका आदेशों की संवैधानिकता की जांच की जा सकती है। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अधिकारित पाए जाने पर इन्हें असंवैधानिक और अवैध तथा उस स्तर तक शून्य घोषित किया जा सकता है जिस स्तर तक वह संविधान का उल्लंघन करते हों। संविधान के विभिन्न अनुच्छेद जैसे कि आर्टिकल 13, 32, 131, 136, 143, 145, 226, 227, 245 और 246 और 372 आदि के उपबंध प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष यानी कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप से न्यायिक पुनः निरीक्षण की शक्ति प्रदान करते हैं। तो यहाँ पर आपको जो आर्टिकल्स दिए गए हैं वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अदालतों को न्यायालय को ये राइट देते हैं न्यायिक पुनः निरीक्षण का। क्वेश्चन नंबर 53, न्यायिक पुनर्विलोकन का अर्थ यह है कि सर्वोच्च न्यायालय, आपको बताना है कि सर्वोच्च न्यायालय के संबंध में न्यायिक पुनर्विलोकन का अर्थ क्या होता है। ऑप्शन ए, सर्वोच्च न्यायालय को सभी प्रकरणों पर अंतिम अधिकार प्राप्त होता है। ऑप्शन बी, राष्ट्रपति के विरुद्ध दोषारोपण कर सकता है। ऑप्शन सी, उच्च न्यायालयों के द्वारा निर्मित प्रकरणों की सम आलोचना कर सकता है। ऑप्शन डी, राज्य के किसी भी कानून को अवैध घोषित कर सकता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है। न्यायिक पुनर्विलोकन का मतलब होता है कि सर्वोच्च न्यायालय राज्य के किसी भी कानून को अवैध इलीगल घोषित कर सकता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 54 की तरफ। न्यायिक पुनर्विलोकन में न्यायालय को निम्नलिखित अधिकार हैं। जो न्यायिक पुनर्विलोकन होता है उसके संबंध में न्यायालय को कोर्ट्स को क्या क्या राइट्स प्राप्त होते हैं। ऑप्शन ए, यदि कोई कानून या आदेश संविधान के विपरीत हो तो उसे असंवैधानिक घोषित किया जा सकता है। ऑप्शन बी, निचले न्यायालयों के आदेशों का पुनः विलोकन करना। ऑप्शन सी, निचले न्यायालयों के निर्णय के विरुद्ध अपील सुनना। ऑप्शन डी, कानूनों का इस दृष्टिकोण से परिरक्षण की क्या उनके बनाने में निर्धारित प्रक्रिया का अनुपालन हुआ है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। न्याय पुनः विलोकन में जो न्यायालय को अधिकार है वह ये अधिकार है कि यदि कोई भी ऐसा कानून है जो असंवैधानिक है यानी कि जो हमारा संविधान है उसके विपरीत है तो उस कानून को न्यायालय असंवैधानिक घोषित कर सकते हैं और इसे न्यायिक पुनर्विलोकन कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 55, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर आपको 2 कथन दिए गए हैं और इनमें से आपको सही कथन बताना है। फर्स्ट, भारत का संविधान अपने मूल ढांचे को संघवाद
पंथ निरपेक्षता, मूल अधिकारों और लोकतंत्र के रूप में परिभाषित करता है। यहाँ पर बोला गया है कि जो भारत का संविधान है वह अपने मूल ढांचे के अंदर कुछ शब्दों की व्याख्या करता है, यानी कि परिभाषित करता है, जो है संघवाद, पंथ निरपेक्षता और मूल अधिकार और लोकतंत्र। सेकंड स्टेटमेंट में दिया गया है कि भारत का संविधान नागरिकों की स्वतंत्रता तथा उन आदेशों जिन पर संविधान आधारित है की सुरक्षा के लिए न्यायिक पुनर्विलोकन की व्यवस्था करता है। तो यहाँ पर आपका सिर्फ और सिर्फ सेकंड स्टेटमेंट आपकी सही है, इसलिए यहाँ पर आपका ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। ओनली 2। भारत का जो संविधान है वह अपने नागरिकों की जो सिटीजन्स हैं उनकी स्वतंत्रता के लिए और उन आदेशों पर जिन पर संविधान आधारित है उनकी सुरक्षा के लिए न्यायिक पुनर्विलोकन की व्यवस्था करता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। आगे इसके एक्सप्लेनेशन देखेंगे। भारत के संविधान में कहीं भी मूल ढांचे को परिभाषित नहीं किया गया है। भारत का जो संविधान है उसके अंदर मूल ढांचे को परिभाषित नहीं किया गया है, बल्कि एक जजमेंट में बताया गया था, जो है आपके केशवानंद भारती वर्सेस केरल राज्य 1973। इसमें एक निर्णय में सुनाते हुए सर्वोच्च न्यायालय की पीठ के द्वारा ये बताया गया था, मूल ढांचे की व्याख्या की गई थी। भारत का संविधान नागरिकों की स्वतंत्रता, उन आदर्शों जिन पर संविधान आधारित है, इनकी सुरक्षा न्यायिक पुनर्विलोकन की व्यवस्था करता है। इनकी सुरक्षा के लिए संविधान का आर्टिकल 13 न्यायालय की न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति प्रदान करता है, और यह शक्ति आर्टिकल 32 के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय और आर्टिकल 226 के अंतर्गत उच्च न्यायालय को, हाईकोर्ट्स को दी गई है। क्वेश्चन नंबर 56, भारत में न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति का प्रयोग किसके द्वारा किया जाता है? आपको बताना है कि कौन कौन से कोर्ट हैं जो न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति का यूज़ करते हैं। ऑप्शन ए केवल सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा, ऑप्शन बी सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों के द्वारा, ऑप्शन सी समस्त न्यायालयों के द्वारा, और ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों के द्वारा न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति का यूज़ किया जाता है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। आगे इसके एक्सप्लेनेशन देखते हैं। न्यायालय के द्वारा कार्यपालिका और व्यवस्थापिका के कार्यों की वैधता की जांच करना और व्यवस्थापिका के द्वारा निर्मित कानूनों और प्रशासनिक नीतियों की संवैधानिकता का परीक्षण कर उनके ऐसे उपबंधों को असंवैधानिक घोषित करना जो संविधान का अतिक्रमण करते हों, न्यायिक पुनर्विलोकन कहलाता है। भारतीय संविधान में यह संयुक्त राज्य अमेरिका से उद्भूत है। जो न्यायिक पुनर्विलोकन के सिद्धांत है वह अमेरिका से लिया गया है। भारत के संविधान में मुख्यतः आर्टिकल 13, 32 और 136 के अंतर्गत ये शक्तियाँ सर्वोच्च न्यायालय को दी गई हैं, और आर्टिकल 226 और 227 के अंतर्गत जो न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति है वह उच्च न्यायालय को दी गई है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 57, भारत के संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2 स्टेटमेंट दी गई हैं और आपको बताना है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है भारत के संविधान के बारे में। फर्स्ट, किसी भी केंद्रीय विधि को संवैधानिक रूप से अवैध घोषित करने की किसी भी उच्च न्यायालय की अधिकारिता नहीं होती है। और सेकंड स्टेटमेंट में दिया गया है कि भारत के संविधान के किसी भी संशोधन पर भारत के उच्चतम न्यायालय के द्वारा प्रश्न नहीं उठाया जा सकता। तो यहाँ पर आपके दोनों के दोनों स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। आपका ऑप्शन डी सही है। आपका ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है। इसमें फर्स्ट में बोला गया है कि किसी भी केंद्रीय विधि को संवैधानिक रूप से अवैध घोषित करने की जो शक्ति है, पावर है, वह किसी भी उच्च न्यायालय को नहीं है। तो आपका फर्स्ट स्टेटमेंट भी इनकरेक्ट है। और सेकंड में बोला है कि भारत के संविधान के किसी भी संशोधन पर भारत के उच्चतम न्यायालय के द्वारा क्वेश्चन नहीं किया जा सकता, इसलिए आपके सेकंड स्टेटमेंट भी इनकरेक्ट है। आगे इसके एक्सप्लेनेशन देखेंगे। भारतीय संविधान के आर्टिकल 13 क्लोज 2 के अनुसार राज्य, केंद्र या राज्य सरकार ऐसी कोई भी विधि नहीं बनाएगा जो भाग 3 के द्वारा मौलिक अधिकारों को छीनती हो या कम करती हो, और मौलिक अधिकारों के उल्लंघन में बनाई गई हर एक कानून प्रत्येक विधि उल्लंघन की मात्रा तक शून्य होगी। मतलब कोई भी ऐसा कानून है जो फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन करता हो, तो जिस लेवल तक वह फंडामेंटल राइट का उल्लंघन करता है उस लेवल तक वो कानून शून्य होता है, 0 होता है। इसी आधार पर आर्टिकल 32 के तहत उच्चतम न्यायालय और आर्टिकल 226 के तहत उच्च न्यायालय को न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति भी प्राप्त है, जिसके फलस्वरूप किसी भी उच्च न्यायालय को किसी भी केंद्रीय विधि को, ये पावर किसे है, हाई कोर्ट को, कि वह किसी भी केंद्रीय विधि को संवैधानिक रूप से अवैध घोषित करने की, यदि वह संविधान के प्रावधानों के विपरीत है, तो
को इन्हें अवैध घोषित करने की अधिकारिकता प्राप्त होती है हाई कोर्ट को। और आर्टिकल 228 ए के रूप में 42वें संविधान संशोधन 1976 में संविधान में जोड़ा गया था, परंतु 43वें संविधान संशोधन 1977 से इसे निरस्त कर दिया गया। साथ ही केशवानंद भारती केस 1973 में उच्चतम न्यायालय के द्वारा प्रस्तुत संविधान के मौलिक ढांचे की अवधारणा के तहत भारत के संविधान के किसी भी संशोधन पर उच्चतम न्यायालय के द्वारा प्रश्न उठाया जा सकता है यदि वह संशोधन संविधान के मौलिक ढांचे का उल्लंघन करता हुआ दिखता है तो। क्वेश्चन नंबर 58, न्यायिक पुनरावलोकन प्रचलित है। आपको बताना है कि जो न्यायिक पुनरावलोकन है वह किस किस देश तक फैला हुआ है। ऑप्शन ए केवल भारत में, ऑप्शन बी केवल यूके में, ऑप्शन सी केवल यूएसए में और ऑप्शन डी भारत और यूएसए दोनों में। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है, भारत और यूएसए दोनों में न्यायिक पुनर्विलोकन है। और जो न्यायिक पुनर्विलोकन का सिद्धांत है वह भारत ने अमेरिका से ही लिया है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है। भारत के संविधान के आर्टिकल 13 के द्वारा न्यायिक पुनर्विलोकन का प्रावधान किया गया है जो संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से प्रेरित है, जबकि यूके यूनाइटेड किंगडम में संसद सर्वोच्च है और उसके द्वारा बनाए गए कानूनों को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। जो आपका यूनाइटेड किंगडम है वहाँ पर पार्लियामेंट सबसे टॉप पर है। पार्लियामेंट जो भी कानून बनाती है उसे कहीं पर भी चैलेंज नहीं किया जाता। तो इसलिए आपका ऑप्शन डी करेक्ट है। जो न्यायिक पुनर्विलोकन है वह भारत और यूएसए दोनों में प्रचलित है। क्वेश्चन नंबर 59, दो कथन दिए गए हैं और आपको बताना है कि इनमें से कौन सा कथन सही है। ये असर्शन और रीजन का क्वेश्चन है। असर्शन, भारत में न्यायिक पुनः निरीक्षण का क्षेत्र सीमित है। भारत के अंदर जो न्यायिक पुनर्विलोकन पुनः निरीक्षण होता है वो लिमिटेड है। और इसका रीज़न दिया गया है भारतीय संविधान में कुछ उधार की वस्तुएं हैं। तो आपका रीज़न भी सही है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो असर्शन है और जो रीज़न है वो दोनों अपने आप में सही हैं, लेकिन दोनों एक दूसरे से रिलेटेड नहीं है। तो इसलिए यहाँ पर आपका ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। असर्शन और रीज़न दोनों सत्य हैं, सही है, लेकिन जो रीज़न है वह असर्शन की सही स्पष्टीकरण नहीं करता है। तो इसलिए आपका ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। आगे इसके एक्सप्लेनेशन देखेंगे। भारत में न्याय पुनः निरीक्षण का क्षेत्र अमेरिका की तुलना में सीमित है। जो अमेरिका में न्यायिक पुनः निरीक्षण का क्षेत्र है वह ज़्यादा विस्तारित है, लेकिन इंडिया में वो लिमिटेड है। हालांकि केशवानंद भारती केस 1973 और मेनका गांधी केस 1978 में आदि के बाद में सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा क्रमिक रूप से न्यायिक पुनर्निरीक्षण के क्षेत्र को विस्तारित किया जा रहा है, फिर भी यह संवैधानिक दायरे में सीमित है। इसका एक प्रमुख रीज़न जो है वो है अमेरिकी संविधान में विधि की सम्यक प्रक्रिया ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ का सिद्धांत अपनाया गया है। वहीं भारतीय संविधान में विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ न्यायिक पुनर्निरीक्षण का अधिकार है। इसलिए आपका असर्शन भी सही है और रीज़न भी सही है, लेकिन जो रीज़न है वह असर्शन की सही व्याख्या नहीं करता। भारत के अंदर जो न्यायिक पुनर्निरीक्षण है वह अमेरिका की तुलना में लिमिटेड है। क्वेश्चन नंबर 60, भारतीय संविधान में न्यायिक पुनः अवलोकन का आधार है। आपको बताना है कि जो भारत में न्याय पुनः निरीक्षण है उसका बेस क्या है। ऑप्शन ए वैदिक प्रक्रिया, ऑप्शन बी विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, ऑप्शन सी विधि का शासन और ऑप्शन डी दृष्टांत और अभिसमय। ऑप्शन ए उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। भारत के अंदर जो न्यायिक पुनः अवलोकन है उसका आधार विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया है, प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ है। आगे इसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे। भारतीय संविधान के आर्टिकल 13, 32, 131, 136, 143, 145, 226, 227, 245, 246 और 372 इन सब के तहत न्यायिक पुनः अवलोकन की व्यवस्था की गई है। भारत में न्यायिक पुनः अवलोकन का आधार जो है वह विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया यानी कि प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ है। इसके तहत न्यायालय यह परीक्षण करता है कि कोई विधि संविधान के द्वारा विधायिका को प्रदत्त शक्तियों के संगत रूप में बनाई गई है या नहीं। यहाँ पर यह बोला गया है कि कोई भी कानून है जो संविधान ने विधायिका को दिया है उसी के आधार पर कानून बनाया गया है या नहीं।
तथा यह अनुमोदित प्रक्रिया का अनुसरण करती है अथवा नहीं। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का उल्लंघन करने पर इसे न्यायालय के द्वारा शून्य घोषित किया जाता है, 0 किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 61, कोई भी संविधान संशोधन कानून भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा असंवैधानिक घोषित किया जा सकता है यदि वह, आपको कुछ कंडीशंस दी गई हैं जिसके आधार पर आपको ये बताना है कि कौन सा ऐसा संवैधानिक संशोधन है जिसे सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा असंवैधानिक घोषित किया जा सकता है। ऑप्शन ए, वर्तमान द्विस्तरीय संघीय व्यवस्था के स्थान पर 3 स्तरीय व्यवस्था को स्थापित करना। यहाँ पर बोला गया है कि जो 2 स्तर की संघीय व्यवस्था है अगर उसे हटाकर 3 स्तर की व्यवस्था बना दी जाए तो। ऑप्शन बी, विधि के समक्ष समानता के अधिकार को भाग 3 से हटाकर संविधान के अन्यत्र कहीं रखा जाए तो। इसलिए यहाँ पर आपका ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। इसमें यह बोला गया है कि विधि के समक्ष समानता के कानून के समक्ष जो समानता का अधिकार है, इस अधिकार को भारतीय संविधान के भाग 3 जिसमें फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं, अगर उस भाग से हटाकर किसी और जगह रखा जाता है तो ऐसे संशोधन को सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा असंवैधानिक घोषित किया जा सकता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। सी, कार्यकारिणी की संसदीय व्यवस्था के स्थान पर आध्यात्मिक व्यवस्था रखता है। डी, सर्वोच्च न्यायालय के भार को कम करने के लिए एक संघीय अपीलीय न्यायालय की स्थापना करना। तो यहाँ पर जो आपको चारों के चारों ऑप्शन दिए गए हैं उनमें से आपका करेक्ट ऑप्शन बी है, जिसमें ये बताया गया है कि विधि के समक्ष जो समानता का अधिकार है अगर उसे आप भारतीय संविधान के भाग 3 से हटाकर कहीं और रखते हैं तो ये असंवैधानिक होगा। सर्वोच्च न्यायालय इसे संशोधन को असंवैधानिक घोषित कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 की एक्सप्लेनेशन देखते हैं। कोई भी संवैधानिक संशोधन कानून भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा असंवैधानिक घोषित किया जा सकता है यदि वह विधि के समक्ष समानता के अधिकार को भाग 3 से हटाकर संविधान में अन्यत्र कहीं और रखता है, क्योंकि भाग 3 का आर्टिकल 13 क्लॉज 2 का यह उल्लेख करता है कि राज्य ऐसी कोई भी विधि नहीं बना सकता जो इस भाग में दिए गए अधिकार को छीनती हो या कम करती हो, और यदि ऐसी कोई विधि बनाई जाती है तो वह शून्य होगी। भारतीय संविधान का जो आर्टिकल 13 क्लॉज 2 है उसमें ये बताया गया है कि राज्य कोई भी ऐसा कानून नहीं बना सकता है जो भाग 3 में दिए गए अधिकारों को कम करती हो या फिर उन्हें छीनती हो। अगर ऐसा कोई भी कानून बनाया गया है तो वह कानून ही 0 होगा, शून्य होगा। क्वेश्चन नंबर 62, संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार किसे है? जो संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन है, उसका इंटरप्रिटेशन करने का अंतिम अधिकार किसे है? ऑप्शन ए, राष्ट्रपति को। ऑप्शन बी, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को। ऑप्शन सी, लोकसभा के अध्यक्ष को। और ऑप्शन डी, सर्वोच्च न्यायालय को। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है। सर्वोच्च न्यायालय को ये अंतिम अधिकार है कि वह संविधान की व्याख्या करे। संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार सर्वोच्च न्यायालय को है। सर्वोच्च न्यायालय को ही संविधान का प्रहरी और संरक्षक माना जाता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है। मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 63, भारतीय संविधान का संरक्षक कौन है? आपको बताना है कि कॉन्स्टिट्यूशन का प्रोटेक्टर कौन है। ऑप्शन ए, राष्ट्रपति। ऑप्शन बी, संसद। ऑप्शन सी, मंत्रिपरिषद। और ऑप्शन डी, सर्वोच्च न्यायालय। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है। सुप्रीम कोर्ट भारतीय संविधान का, कॉन्स्टिट्यूशन का प्रोटेक्टर है, संरक्षक है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 64 की तरफ। भारतीय संविधान का संरक्षक किसे कहा गया है? भारत का जो संविधान है उसका संरक्षक किसे कहते हैं? ऑप्शन ए, संसद को। ऑप्शन बी, राष्ट्रपति को। ऑप्शन सी, सर्वोच्च न्यायालय को। और ऑप्शन डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय को भारतीय संविधान का संरक्षक कहा गया है, प्रोटेक्टर कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 65, निम्नलिखित में से कौन भारत के संविधान का अभिरक्षक, कस्टोडियन है? आपको बताना है कि भारत के संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन का कस्टोडियन कौन है? ऑप्शन ए, भारत का राष्ट्रपति। ऑप्शन बी, भारत का प्रधानमंत्री। ऑप्शन सी, लोकसभा का सचिवालय। और ऑप्शन डी, भारत का उच्चतम न्यायालय। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है। सुप्रीम कोर्ट, उच्चतम न्यायालय भारत के संविधान का, कॉन्स्टिट्यूशन का कस्टोडियन कहा जाता है। तो आपका इसलिए ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में हम
सुप्रीम कोर्ट के इतने ही क्वेश्चंस करेंगे। जो आगे की क्वेश्चंस है उसे हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। और अगर आपको यहाँ तक इस चैप्टर में कोई भी प्रॉब्लम आई हो, कोई भी डाउट हो आपको, तो आप उसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।